हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन ओशनोग्राफर टॉम अपनी फैमिली के साथ अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बेन कैरेबियन सी में एक यॉट ट्रिप पर जाने का फैसला करता है। जब टॉम और बेन फिशिंग में व्यस्त होते हैं और कैसी अपने गैजेट में मग्न होती है, तब जूलिया स्विम करने के लिए समुद्र में चली जाती है। जूलिया को अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, लेकिन समुद्र बिल्कुल शांत दिख रहा होता है। फिर भी उसके अंदर एक डर जाग उठता है, जैसे कोई बड़ी और खतरनाक चीज उसके आसपास मंडरा रही हो। उसी वक्त यॉट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, पर टॉम फिशिंग में इतना मशगूल होता है कि वो इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है। तभी जूलिया की तबीयत और बिगड़ जाती है और वो डूबने लगती है। जूलिया चीखती है, लेकिन उसकी आवाज फैमिली तक नहीं पहुंचती। समुद्र का पानी उसे यॉट से दूर खींच रहा होता है। जब उसका हाल बहुत खराब हो जाता है, तब टॉम को उसकी चीख सुनाई देती है। वो तुरंत हेल्म की तरफ भागता है और यॉट को जूलिया के करीब ले आता है। टॉम बिना वक्त गवाने पानी में कूदता है और अपने बच्चों की मदद से जूलिया को वापस यॉट पर खींच लेता है। उसके होश में आते ही टॉम गुस्से में आता है, क्योंकि वो हमेशा सबको कहता है कि स्विम करने से पहले दूसरों को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। जूलिया माफी मांगती है और कुछ ही समय में ये इंसिडेंट सब भूल जाते हैं। उसी दिन एक और खास मौका था, उनके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन। टॉम कैंडल्स जलाता है और सब मिलकर बेन को विश करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। कैसी एक खुशी भरी ग्रुप फोटो लेती है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड कॉल करता है और स्विम के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक फोन के बैकग्राउंड में तेज और डेंजरस स्टॉर्म शुरू हो जाता है। कैसी घबरा जाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि वो सेफ है। फिर कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने पेरेंट्स को स्टॉर्म के बारे में बताती है, पर तब यॉट एक जोर का झटका लेती है। फैमिली तुरंत डेक पर भागती है और देखती है कि आसपास बड़े बड़े व्हेल कार्केस तैर रही हैं। टॉम बताता है कि स्टॉर्म्स के दौरान कभी कभी व्हेल्स डिसोरिएंटेड हो जाती हैं, लेकिन ये व्हेल्स यॉट को धक्का दे रही होती हैं, जो उनकी सेफ्टी के लिए खतरा होता है। टॉम पानी में कूदता है, लेकिन जब वापस आता है उसके शोल्डर पर चोट होती है जो प्रोपेलर से लगती है। जूलिया उसकी चोट को स्टिच करती है और टॉम बताता है कि यॉट का शाफ्ट शायद व्हेल की टेल से स्ट्राइक होने की वजह से बेंड हो गया है, जिसकी वजह से अब वो आसानी से सेल नहीं कर पाएंगे। कैसी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, पर ना फोन सिग्नल मिलता है और ना ही रेडियो सिग्नल्स आ रहे होते हैं। टॉम अपने सप्लाई चेक करता है। सिर्फ 4 दिन के लिए पानी बचा है, लेकिन क्योंकि वो एक शिपिंग रूट पर थे, टॉम को उम्मीद थी कि कोई जरूर उन्हें ढूंढ लेगा। रात के वक्त यॉट के बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब फैमिली डेक पर जाती है तो देखती है कि आसमान से ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे हैं। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। टॉम रिस्क लेकर यॉट का इंजन स्टार्ट करता है और एक ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने से बचाता है, पर इंजन को भारी नुकसान हो जाता है। अगला ऑब्जेक्ट इतना करीब गिरता है कि फैमिली देखती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तेज हवा चलने लगती है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं। फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, लाइफ जैकेट्स पहनती है और सबसे बुरा होने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक अजीब सी रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, जिसकी वजह से सबकी नाक से खून निकलता है और नौशिया होने लगता है। टॉम मदद के लिए फ्लेयर गन से सिग्नल करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। सुबह होने पर फैमिली को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो सब जिंदा बचे होते हैं, लेकिन यॉट के एक साइड में एक बड़ा होल होता है और सबको समझ नहीं आता कि यॉट कैसे अफ्लोट है। जब फैमिली बाहर आती है तो सब स्टन हो जाते हैं। समुद्र गायब हो चुका होता है और यॉट एक रॉकी आउटक्रॉप पर खड़ा होता है। टॉम मेजरमेंट्स लेता है और डिस्कवर करता है कि कंपास नॉर्थ का सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, मतलब अर्थ के पोल शिफ्ट हो चुके हैं, जो कभी प्राचीन काल में हो चुका है। कैसी ये खबर सुनकर दुखी होती है और अकेला रहने के लिए केबिन में चली जाती है। जूलिया बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है, जब बेन आसमान में कलरफुल बैलून्स छोड़कर उम्मीद करता है कि कोई उन्हें बचाने आएगा। टॉम रेडियो पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है और अचानक एक रिस्पांस मिलता है। नाटो नाम का एक सबमर्सिबल कैप्टन रिस्पांस देता है। नाटो समुद्र के नीचे था जब कैटास्ट्रॉफी हुआ, इसलिए वो बचा रहा, पर उसके हिसाब से 1 हफ्ते के बाद समुद्र वापस आएगा और बहुत तेजी से। नाटो सजेस्ट करता है कि फैमिली जल्दी से हायर ग्राउंड ढूंढ ले। जूलिया बच्चों को पैकिंग करने का ऑर्डर देती है। टॉम नाटो से डायरेक्टली पूछता है क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है। नाटो बताता है कि उसका सबमर्सिबल सिर्फ एक ही इंसान को ले जा सकता है। टॉम कुछ मानावर्ती करता है और नाटो को कन्विंस कर लेता है कि वो दोनों बच्चों को ले जाए। नाटो अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और टॉम एक नॉटिकल मैप पर उनका लोकेशन प्लान करता है। अगले सुबह फैमिली अपनी जर्नी के लिए तैयार होती है। टॉम डेक पर जाता है और देखता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है।
टॉम उसे ग्रीट करता है और देखता है कि आदमी इंजर्ड है। जब टॉम उसे पानी देता है, वो आदमी पानी पीने के बाद अचानक टॉम के चेहरे पर मुक्का मारता है। जूलिया ये सब देखती है और अपने हस्बैंड की तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक आदमी एक मेकशिफ्ट स्पीयर टॉम के सीने में घुसा देता है। डॉग जूलियट को रोके रखता है, लेकिन वह खुद डर के मारे जम जाती है, यह महसूस करते हुए कि अब अपने पति को बचा पाना मुमकिन नहीं है। वह यॉट की तरफ दौड़ती है। आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ पर चोट मारता है। इसके बावजूद जूलिया डेक पर चढ़ जाती है और बच्चे उसकी चीखें सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। वे मिलकर केबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं। उसके बाद जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छिपा देती है और अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है, उसे यह निर्देश देते हुए कि केवल आखिरी उपाय के रूप में ही इसका उपयोग करे। इस बीच हत्यारा दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और अंततः सफल हो जाता है। जूलिया बाथरूम के पीछे छिप जाती है और अपनी चोट की मरहम पट्टी करती है। कैबिन में घुसते ही हत्यारा सीधे गैली में जाता है और कुछ खाना पकड़ लेता है। यह स्पष्ट है कि उसे बहुत भूख लगी है। खाने का डिब्बा पकड़कर वह यॉट को ढूंढने लगता है, जबकि जूलिया अपने हाथ में रसोई का चाकू लेती है। वह कैबिन में प्रवेश करता है, लेकिन जूलिया पानी में कूद जाती है और यॉट के नीचे छिप जाती है। हत्यारा छेद से झांकता है, लेकिन उसे नहीं देख पाता। हालांकि कुत्ता जूलिया पर हमला कर देता है, जिससे उसे कुत्ते को मारना पड़ता है। आदमी कुत्ते की चीख सुनता है, बाहर जाता है और कुत्ते का मृत शरीर ढूंढता है। इस बीच जूलिया विपरीत दिशा से यॉट पर वापस चढ़ जाती है। वह सीधा हत्यारे के हाथों में गिर जाती है। वह उसे मारता है, उसे एक काउच पर फेंकता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। कैसी यह सब देखती है और समझ जाती है कि अब आखिरी मौका है। वह लॉकर खोलती है और हत्यारे पर गोली चला देती है। गोली उसे एक तरफ गिरा देती है, लेकिन फ्लेयर से यॉट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है, जबकि वह गुप्त रूप से गैली में चली जाती है। घायल हत्यारा फिर से हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे लात मारकर दूर करती है, पैक किए हुए बैग उठाती है और पानी में कूद जाती है, जहां बेन अपने पिता का शव ढूंढता है। कैसी शव के पास जाकर रोती है। जूलिया अपने मृत पति को चूमती है, लेकिन जब वह देखती है कि हत्यारा जलती हुई यॉट से कूद रहा है, तो वह बच्चों को लेकर चली जाती है। उनके पीछे यॉट विस्फोट हो जाता है। परिवार पत्थरीले रेगिस्तान में दौड़ता है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में शरण लेता है, जहां एक धारा बह रही होती है, लेकिन पानी खारा और पीने योग्य नहीं होता। कैसी थोड़ी मात्रा में पानी अपने भाई के साथ साझा करती है, लेकिन वह पीने से इनकार कर देता है। लड़का दोषी महसूस करता है, यह सोचकर कि हत्यारा इसलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। कैसी भी यही बात कहती है, लेकिन जूलिया उसे चुप कराती है और अपने बेटे का बचाव करती है, यह बताते हुए कि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह बच्चों से कहती है कि वे खुद को तैयार करें, क्योंकि अब एक लंबी यात्रा उनका इंतजार कर रही है। फिर वह फिर से हत्यारे को उनके पीछे आते हुए देखती है। परिवार जल्दबाजी में आगे बढ़ता है। उस शाम बेन एक हैमरहेड शार्क का शव ढूंढता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछा करने वाले को देखती है और बच्चों को भागने का आदेश देती है। वे जल्द ही बाढ़ के पानी से भरे हुए जहरीले कचरे के बैरल के एक क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन जूलिया बच्चों को प्रदूषण के खतरे के बावजूद आगे बढ़ने का आदेश देती है, यह जानते हुए कि हत्यारा अभी भी उनका पीछा कर रहा है। परिवार पुराने समुद्र तल के साथ चलता है, इंसानों द्वारा डाले गए प्लास्टिक और अन्य कचरे के ढेर के बीच से गुजरते हुए। जल्द ही जूलिया देखती है कि बेन गंभीर रूप से पानी की कमी से पीड़ित है और उसे पानी की आखिरी बूंदें देती है। कैसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यह विश्वास करते हुए कि अब उनके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं बचा है, लेकिन जूलिया उन्हें आदेश देती है कि वे चलते रहें। आखिरकार उन्हें एक हवाई जहाज का धड़ मिलता है, जो लंबे समय पहले समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और वे उसके अंदर घुसकर आराम करते हैं। जूलिया अपनी परिवार की आखिरी तस्वीर को देखती है और उस कहानी को याद करती है जब वह पहली बार टॉम से मिली थी, जब टॉम को एक असफल गोताखोरी के बाद डिकम्प्रेशन बीमारी के कारण अस्पताल लाया गया था। बच्चे अपने पिता को याद करते हुए रोते हैं और उसे अंतिम विदाई देते हैं। रात में कैसी एक आवाज सुनकर जाग जाती है और बाहर जाकर विमान के पास बैठ जाती है। अंधेरे में से हत्यारा उसके पास आता है, यह जाने बिना कि लड़की चारा बन रही है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए तैयार होता है, जूलिया उस पर हमला कर देती है, उसे चाकू से वार करती है। सुबह होते ही परिवार अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करता है, केवल यह जानने के लिए कि हत्यारे का शरीर किसी और खतरनाक जीव द्वारा खा लिया गया है। यह एक संकेत है कि रेगिस्तान में इंसानों से भी खतरनाक कुछ और मौजूद है। वे आगे बढ़ते हैं। जूलिया नक्शा देखती है, तभी बेन अचानक आगे दौड़ पड़ता है। उसकी माँ चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन लड़का एक खारे पानी के गड्ढे की तरफ दौड़ता है और कुछ घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींचकर दूर ले जाती है, लेकिन लड़की को तबीयत खराब
खराब हो जाती है। जल्दी ही वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों के पास पहुंचते हैं और उनसे सूर्य से बचने के लिए एक अस्थायी शरण बनाते हैं। अंदर आराम करते हुए अचानक जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने पर मजबूर कर देता है। नई खतरे को समझते हुए वे दौड़ने लगते हैं। जल्द ही वे दूर एक बड़ा जहाज देखते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त कंटेनरों से घिरा हुआ है और कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जूलिया उन्हें आवाज देती है, लेकिन वे लोग विशाल केकड़ों को देखकर एक कंटेनर के अंदर भागते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। जूलिया की मदद की गुहार को नजरअंदाज करते हुए तीनों एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। हालांकि केकड़े जूलिया की टांग पर चोट कर देते हैं। इसके बावजूद जूलिया, कैसी और बेन ऊपर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि केकड़े दरवाजे की दरार से अंदर घुसकर वहां के सभी लोगों को मार देते हैं। भले ही वे लोग उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। जूलिया अपनी टांग पर एक स्कार्फ बांधती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वह अकेली जागती है। डर के मारे बच्चों को बुलाती है, लेकिन पता चलता है कि केकड़े वहां से जा चुके हैं और बच्चे खाने और हथियारों की तलाश में नीचे गए थे। जूलिया अपनी घाव को जलाकर ठीक करती है, जबकि बेन मिले हुए हथियारों की जांच करता है। कंटेनरों की तलाशी लेते समय उन्हें कुछ खाना और पानी मिलता है। मृतकों में से एक की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिलता है और वह नाटो से संपर्क करती है। वह जवाब देता है और समझाता है कि उसे भी गहरे समुद्र के आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। उसके अनुसार समुद्र जल्द ही लौटने वाला है, इसलिए ये जीव उभर रही हैं। जूलिया उससे अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसने नक्शा खो दिया है। नाटो एक फ्लेयर चलाता है। बेन दिशा देखता है और परिवार उसकी ओर दौड़ता है। जल्द ही वे दूर एक पीली सबमरीन देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है क्योंकि समुद्र तल की स्थिति खतरनाक है। कैसी अपनी मां की बातों से असंतुष्ट होती है, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उन्हें एक घाटी से गुजरना पड़ता है जो जहरीले कचरे से दूषित होती है। एक बिंदु पर वे एक भूस्खलन में फंस जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है और जब कैसी इनकार करती है तो जूलिया उससे अपने भाई को बचाने की विनती करती है। कैसी और बेन घाटी से बाहर निकलकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। अचानक नाटो बुरी तरह से घायल नाव के पीछे से उभरता है। वह स्वीकार करता है कि उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं है और उन्हें सबमरीन पर चढ़ने का आदेश देता है। लेकिन कैसी अपनी मां को वापस लाने के लिए लौटती है, जो उभरते केकड़ों से लड़ रही होती है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। कैसी चट्टान की बाधा पर चढ़कर अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाती है। वे दोनों सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी समय जब केकड़े नाटो पर हावी हो जाते हैं और उसे मार देते हैं। परिवार सबमरीन पर चढ़ता है और तभी एक समुद्री लहर क्षितिज पर उठती है। पानी सबमरीन को उठाकर चट्टानों पर घसीटता है और जैसे ही जूलिया पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करती है, वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो सबमरीन रुकी होती है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार बाहर निकलता है, यह देखकर कि वे एक बर्बाद शहर में पहुंच गए हैं।